हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में जो यूपीएससी का मैंने 2025 का जो जियो केमिस्ट का जो पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था। उसमें आज हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन हैं, स्पेशली आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली आप कंप्लीट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम का वेटेज उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की क्लास में हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2000 आपके 25 का अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, किसका, यूपीएससी जियो केमिस्ट का जो है अपने पास है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कंट्रीब्यूशन भी दिखाऊंगा, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उसका। आपको पता है टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं अपने पास, है ना, नियर अबाउट 40 क्वेश्चन ईच, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल। उनमें से अपने पास 5 क्वेश्चन आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो अगर आप रेशियो देखें, परसेंटेज देखेंगे कितना आया, तो 5/120 इंटू में 100 करके देखें ज़रा। तो एक ज़ीरो से अपने पास एक ज़ीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर 6, और ये अपने पास कितना हो गया, 5। तो 25/5, 25/6, तो लगभग 4%, 4 से भी ज़्यादा जा रहा है। तो इतना परसेंटेज वेटेज है इसका। तो इसका मतलब काफ़ी वेटेज है। तो आइए मैं क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करता हूँ। 5 क्वेश्चन आए हुए हैं अपने पास, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास यहाँ से आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है अपने को। कह रहा है इस सोल्ट विद द स्टोक्योमेट्री AB2 टाइप की स्टोक्योमेट्री है, जिसमें A+4 जो है, A है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका जो रेडियाई दे रखा है वो 63 पिकोमीटर दे रखा है। सिमिलरली जो एनाइनिक पार्ट है उसका जो रेडियाई है वो आपको कितना दे रखा है, 140 पिकोमीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि अपने को ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है रेडियस रेशियो रूल से। तो मैं इतना तो समझता हूँ कि अगर आपने 12th भी अच्छे से करी है तो रेडियस रेशियो रूल जो है आपने, रेडियस रेडियस रेशियो रूल आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉलर आयन डिवाइड बाई रेशियो ऑफ लार्जर आयन, या यूं कहें रेशियो ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेशियो ऑफ एनायन, या फिर यूं कहें कि रेशियो ऑफ जो भी उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई जो पार्टिकल बेसिक यूनिट सेल बना रहा है। मतलब जैसे कोई एफसीसी बना रहा है, जैसे कोई बीसीसी बना रहा है, जैसे कोई एचसीपी बना रहा है, तो बनाने वाला डिवाइड में रखेंगे और ऊपर जो है उसके वॉइड्स में जो मॉलिक्यूल या जो पार्टिकल आ रहे हैं वो रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रेशियो ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय रेशियो ऑफ एनाइन, एनाइन यहाँ पे B2- था, तो इनका हम लोग रेडियस का रेशियो लेते हैं और वहीं से फिर डिसाइड करते हैं। तो ये वाली चीज़ मैंने टाइम कम लगने के लिए एक्सप्लेन आपको कर दिया, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सोल्व कर रखी है, तो यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये रेडियस रेशियो रूल से, फिर रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन करूँगा तो ये 0.45 आ रहा है, ठीक है। अब 0.45 को आप समझो कहाँ से कहाँ है। 0.45 जो वैल्यू है ये है अपने पास, मतलब 0.414 से लेके 0.732 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो कैटाइन है वो ओक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। किसमें है, ओक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब कितने ओक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो पहले वो चीज़ समझा देता हूँ आपको। तो कहीं पे भी हमारे पास कोई भी जो ये क्लोज पैकिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप T20 मैच देखते हो तो T20 ऐसे लिख दो। अब इसका मतलब क्या, देखो टी का मतलब होता है मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। वो अपने पास 2 टाइम्स होते हैं। 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स होते हैं किसके, ओक्टाहेड्रल वॉइड के। अब ओक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो मेरे पास जो भी बेसिक स्केलेटन बनता है उसी के बराबर होता है। जैसे मान लो एफसीसी बन रहा है, तो एफसीसी में मेरे पास जेड वैल्यू कितनी होती है, अपने पास 4 होती है। तो ओक्टाहेड्रल भी कितने होंगे, 4 होंगे। और टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 2 टाइम्स, मतलब 8 होंगे। तो आप बेसिक सी ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास एफसीसी स्केलेटन है, मतलब अरेंजमेंट है, तो एफसीसी अरेंजमेंट में ओक्टाहेड्रल कितने होते हैं अपने पास, ओक्टाहेड्रल मेरे पास होते हैं कितने, 4, क्योंकि जेड का वैल्यू 4 होता है। और टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, 8, ठीक है। ये बात बेसिक ध्यान रखना। अब कुछ स्ट्रक्चर के बारे में और बता देता हूँ आपको। जस्ट लाइक मेरे पास NaCl हो गया, लेटर सपोज। अब NaCl में क्या होता है, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होती है, आपने पढ़ा होगा। अब रॉक सोल्ट अरेंजमेंट कैसे होगा वो समझेंगे। तो अरेंजमेंट में क्या होता है, क्लोराइड आयन जो होता है वो FCC बना रहा होता है। क्या बना रहा था, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और सोडियम जो है, कैटायन जो है, वो उसके सारे ओक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑल ओक्टाहेड्रल वॉइड में।
अब देखो क्लोराइड अगर एफसीसी बना रहा है मतलब क्लोराइड के अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू कितनी होगी 4। अब ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी कितने होते हैं 4। तो 4 NaCl और 4 Na पॉजिटिव और 4 Cl माइनस, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो Na4Cl4 बनता है, जिससे 4 अपन बाहर निकाल के और NaCl बोल देते हैं उसको बेसिकली। फिर एक कई बार क्वेश्चन ये भी रहता है कि सीजियम क्लोराइड जो है उसको लोग बीसीसी बोला करते हैं, वो बीसीसी स्केलेटन नहीं है। सीजियम क्लोराइड क्या है एक्चुअल में, है तो अपने पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक गलत लिख दिया है। सीजियम क्लोराइड है तो सिंपल क्यूबिक, SCC लिखो इसको, सिंपल क्यूबिक। लेकिन यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर पे सिर्फ एटम होते हैं। तो कॉर्नर पे एटम होने से होता क्या है, जो भी क्यूब होगा उसके सेंटर में अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है ना, सॉरी क्यूबिकल वॉइड जनरेट होता है। क्यूबिकल, एक क्यूबिक सिस्टम में अगर सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स हैं क्यूब के अंदर, तो सेंटर में अपने पास क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्यूबिकल वॉइड के अंदर अपने पास सीजियम पॉजिटिव बैठा रहता है। तो इसका बेसिक स्केलेटन हम लोग कैसे बताएंगे, सिंपल क्यूबिक ही होता है ये। ठीक है, और इसमें सिर्फ प्रीमिटिव आते हैं, अलग 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 टाइप के जो 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं उसमें से सिर्फ प्रीमिटिव ही आता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगला आ जाए, एक होता है फ्लोराइट स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं CaF2। अब फ्लोराइट में क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। कैल्शियम जो होता है वो लार्जर आयन होता है, जनरली लार्जर आयन जो होता है वो अपने पास जो अरेंजमेंट है उसको फॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम लार्जर आयन, इसलिए कैल्शियम +2 जो है वो FCC बना रहा होता है। FCC का मतलब यहाँ पे कितने कैल्शियम हो गए 4, क्योंकि Z का वैल्यू 4 होता है। और जो फ्लोराइड आयन है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहा होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड अभी मैंने समझाया आपको कितना होता है, T20 मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 × 2 मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो सारे के सारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड भरे होंगे। मतलब कैल्शियम +2 है 4 और फ्लोराइड आयन कितने 8, तो फ्लोराइड 2 टाइम्स है किसके, कैल्शियम के। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, अगर मैं देखूँ तो कैल्शियम का 2 टाइम्स है फ्लोराइड, तो CaF2 बन गया। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है इनका। फिर ZnS बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक मिलेगा, तो ZnS को समझ लीजिएगा। जिंक सल्फाइड जो है अपने पास, इसकी दो अरेंजमेंट होती हैं। एक पहली अरेंजमेंट है अपने पास FCC और दूसरी होती है HCP। FCC वाले को अपन बोलते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और दूसरी है अपने पास जिसमें HCP अरेंजमेंट रहता है उसको जिंक वुडजाइट बोलते हैं अपन। ठीक है, वुडजाइट फॉर्म एक ब्लेंड फॉर्म। अच्छा ब्लेंड में क्या होता है उसको जरा समझते हैं। तो ब्लेंड में क्या होता है, सल्फाइड आयन जो होता है वो मेरे पास FCC बना रहा होता है, और जो जिंक +2 आयन है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। अब फिर से FCC बना रहा है मतलब Z का वैल्यू 4 होता है, तो 4 सल्फाइड आयन होंगे। और जिंक जो है वो जिंक अपने पास कितना होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में, सॉरी अल्टरनेटिव, ऑल नहीं है ये, अल्टरनेटिव 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 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। मतलब जो एक टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा उसका दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, इस तरीके से। तो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल, ये भी टोटल 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, उसमें से अल्टरनेटिव में है तो 8/2 4, तो ये भी 4 है। तो Zn4S4 4 कॉमन ले लूंगा, ZnS इसका वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये है जिंक ब्लेंड। ठीक है, अच्छा अब अगले पे चलिए, अगली है वुडजाइट स्ट्रक्चर। वुडजाइट में क्या होता है, वुडजाइट में HCP अरेंजमेंट होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है। और जिंक जो है यहाँ पे अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। HCP में आपको पता है Z की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे ये 4 होगा, और ये अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है अपने पास, तो यहाँ पे ये भी अपने पास कितना होगा 4 ही होगा। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी मेरे पास, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब आती है मेरे पास एक रूटाइल स्ट्रक्चर, आपको और ध्यान रखनी है, वो किसकी होती है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 की रूटाइल स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या रहता है रूटाइल स्ट्रक्चर में। देखो रूटाइल स्ट्रक्चर में बेसिकली ये जो है अपने पास, ये आपको देखने को मिलती है टेट्रागोनल सिस्टम में। देखो अब आपने वो पढ़ा ना, क्या 7 टाइम के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और 14 टोटल होते हैं इनके अंदर ब्रेविस लेटिस। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इनके अंदर जो मेरे पास टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है रूटाइल स्ट्रक्चर को। ठीक है, और इसका जो पैकिंग किस टाइप का होता है, जैसे FCC BCC इस टाइप के HCP, वो किस टाइप का पैकिंग होता है, तो वो होता है इसका डिस्टोर्टेड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
इसकी पैकिंग कैसी होती है, डिस्टोर्टेड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहती है इसकी, ठीक है, डिस्टोर्टेड रहती है, हेक्सागोनल एचसी पे रहती है लेकिन डिस्टोर्टेड रहता है। अब मामला रहता कैसे है तो उसको जरा समझते हैं। देखो ऑक्साइड आयन जो है यहाँ पे वो लार्जर आयन है, तो ऑक्साइड आयन क्या करते हैं अपने पास एचसीपी फॉर्म कर रहे होते हैं। अब एचसीपी कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू तो पक्का 4 ही होगा, ठीक है, मतलब ऑक्साइड आयन का नंबर कितना हो गया 4, ठीक है। अब जो टाइटेनियम प्लस 4 है वो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहे होते हैं। टाइटेनियम प्लस 4 क्या करते हैं, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, क्योंकि टाइटेनियम प्लस 4 की भी देखो ना, टाइटेनियम 3D सीरीज का मेटल है और एटॉमिक नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी भी साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल में नहीं जाएगा। इसका साइज जो है किस वॉइड को फिट कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, उसमें जाएगा। तो ये अपने पास जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है, तो अपने पास कितने हो जाएंगे टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 4 में से हाफ हुआ तो 2 हो गया। तो अब फॉर्मूला बनाऊंगा तो टाइटेनियम का 2 टाइम्स है ऑक्साइड, तो TiO2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हो गया अपने पास, ये रहा, हाँ, तो हमारे क्वेश्चन में क्या आया था, ये जो ये जो रिजेंबल किया था AB2, मतलब TiO2 टाइप का ही तो रिजेंबल कर रहा है यार, ठीक है, और उसमें भी जो हमारे पास यहाँ पे जो आया है अरेंजमेंट वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो कहीं पे रूटाइल में देखने को मिलता है, रॉक सोल्ट में तो ऐसा होता नहीं है अपने पास, रॉक सोल्ट में तो सारे के सारे वो भरे जाते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसमें तो ओल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। फ्लोराइट में क्या होता है CaF2 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, और ZnS ब्लैंक में क्या होता है मेरे पास, ब्लेंड में FCC होता है, अभी समझाया था मैंने आपको, और एक होता है वुडजाइट, वुडजाइट में SCP होता है, FCC में क्या होता है, सारे के सारे यहाँ पे टेट्राहेड्रल वुड सॉरी ऑक्टाहेड्रल वुड भरे होते हैं, और फ्लोराइड में भी सारे के सारे टेट्राहेड्रल वुड भरे होते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इसमें ऑक्टाहेड्रल वुड वाला आ रहा है, वो रूटाइल स्ट्रक्चर। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपने जेई वगैरह का भी ठीक से पढ़ा हुआ तो भी आप कर सकते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन ZnS क्रिस्टल लेटेस सल्फाइड आयन फॉर्म 2 डिफरेंट क्लोज पैकिंग, बिल्कुल पता है अपने को, अभी बताया मैंने आपको, एक ब्लेंड बनाता है और एक वुडजाइट बनाता है। इन विच Zn+2 ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 स्ट्रक्चर अडोप्टेड बाई ZnS विल बी। तो हमें पता है एक जिंक ब्लेंड होती है, एक वुडजाइट होती है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जिंक ब्लेंड जो है वो FCC या CCP बोल सकते हो उसको, और दूसरा वुडजाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। तो सिंपल सा अभी समझाया था मैंने आपको पूरा, वहां से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, द केटाइन A+ विल फॉर्म द मोस्ट आयोनिक हैलाइड एंड A+3 द मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड। देखो अब यहाँ पे ये एक्चुअल में थोड़ा सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह से थोड़ा सा आपको मतलब वहाँ से ये प्रेरित हुआ हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे इसको आप बताएंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम बोरोन फैमिली को देखें तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब नीचे नीचे थैलियम आता है। अब थैलियम के अंदर जो 2 कंपाउंड है उनसे ये क्वेश्चन जो है इंस्पायर्ड है। कैसे समझाता हूँ, जैसे आपने TlI3 का नाम सुना होगा। TlI3 में क्या होता है, Tl पे +1 होता है और I3 माइनस होता है। ये अपने पास एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 आयोडीन तीनों या I माइनस में होंगे, थैलियम +3 में होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थैलियम किसमें, +1 में, और ये आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन TlF3 की बात करूँ तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें थैलियम जो है वो +3 में है और एक आयोडीन -1 में, तो 3 आयोडीन, सॉरी 3 आयोडीन नहीं, 3 फ्लोरीन -3 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये आयोनिक कंपाउंड है ऊपर वाला, नीचे वाला कोवेलेंट कंपाउंड है, ओके। तो यहाँ से इंस्पायर्ड है, और किसके साथ बनाता, तो ये आयोडीन, आयोडाइड और फ्लोराइड हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन अपने पास हो गए, 3 क्वेश्चन सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डोपिंग ऑफ NiO विद Li2O इन प्रेजेंस ऑफ एयर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू। कह रहा है कि अगर लिथियम ऑक्साइड का जो मेरे पास कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है, कोई भी अरेंजमेंट है सॉलिड स्ट्रक्चर में, उसमें निकल ऑक्साइड की मैंने डोपिंग कर दी। अब निकल ऑक्साइड की डोपिंग करने से होगा क्या, देखो एक चीज समझो आप, ऑक्साइड को तो ऑक्साइड रिप्लेस करेगा तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एनायन तो सेम है ना भाई। अगर एनायन सेम है तो हम लोग किस चीज को देखेंगे, कैटायन में किसको कौन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे निकल +2 जो है वो रिप्लेस करेगा लिथियम प्लस को। अब लिथियम पे तो पॉजिटिव चार्ज जो एक ही है, लेकिन निकल पे कितने हैं, जब निकल लिथियम की जगह आएगा तो 2 पॉजिटिव वैकेंसी आएंगी, है ना। तो मतलब पॉजिटिव वैकेंसी ज़्यादा आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो निकल आएगा तो 2 लिथियम को रिप्लेस करेगा एक्चुअल में वो,
ठीक है। या फिर मान लो अगर एक लिथियम को रिप्लेस कर रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो उसकी वजह से होता क्या एक्चुअल में, होल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और उस होल के थ्रू जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये आपको समझने की जरूरत थी। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस होल इन दी निकल ऑक्साइड लेटिस, ठीक है। बाकी फ्रेंकल शॉर्ट की एफ सेंटर ये कुछ नहीं होता है। एफ सेंटर में मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल रहता है, वो जो पार्टिकल विद इन द मॉलिक्यूल ही रहता है। शॉर्ट की में अपने पास क्या होता है, पार्टिकल बाहर चला जाता है तो डेंसिटी वगैरह कम हो जाती है। और फ्रेंकल में भी विद इन द मॉलिक्यूल रहता है, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरली ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, डेंसिटी वगैरह पे इफेक्ट। तो शॉर्ट की पे ऐसे मान लो कि शॉर्ट की पे जैसे मैं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो जैसे मैंने शॉट लगा के छक्का मार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, शॉर्ट की में हमारे पास डेंसिटी कम होती है क्योंकि जो पार्टिकल है वो बाहर चला जाता है लेटिस से, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो इसका तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम का इधर मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ये ऊपर वाले और तो मैंने डिस्कस करे हैं आप लोगों के साथ में। चलिए, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये कर दिया, इसकी सारी बातें लिख दी मैंने आप लोगों के लिए। बोरिक एसिड की बातें हम करेंगे बाद में। और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन और कहाँ है, 3 ही क्वेश्चन हुए ना, 4 ही, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गए। 4 के बाद में और भी क्वेश्चन थे यार यहाँ पे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक सेकेंड, ये हाँ ये रहा, ठीक है। देखो 18 के बाद अपने पास यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी एक्चुअल में आयनिक का, एक्चुअल में 5 नहीं 6 क्वेश्चन आए हुए आयनिक से। ये भी आयनिक का क्वेश्चन देखिएगा, बफर का है। सॉरी 6 भी नहीं, 7 क्वेश्चन आए हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। मतलब 6 या 7 क्वेश्चन आए हैं। ये बफर का है, देखिएगा। ये भी मैंने आपको पहले थोड़ा सा चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मिटा देता हूँ वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन है अपने पास बफर सॉल्यूशन का। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिएगा आप, क्या हो रहा है। बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आयनिक का बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट मेक एन एसिडिक बफर। अब पहले समझिए आप एसिडिक बफर होता क्या है ना। बेसिक है 11th-12th का, लेकिन समझिए उसको, एसिडिक बफर होता क्या है। तो पहले आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। कहीं पे भी मेरे पास वीक एसिड हो और उसके साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस, या यूं कहूं कि उसका सोल्ट प्रेजेंट हो। वीक एसिड हो, सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो, साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस या सोल्ट कहूं वो प्रेजेंट हो, तो हमारे पास वहां पे एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे बेसिक बफर की बात करें तो वीक बेस, उसके साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड या यूं कहूं सोल्ट प्रेजेंट हो, तो बेसिक बफर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब करना क्या है मेरे को, बफर का फॉर्मेशन 2 टाइप की से हो सकता है जनरली, और भी टाइप हैं कुछ, लेकिन बेसिक 2 टाइप है। या तो डायरेक्ट मैं क्या करूँ, एक वीक एसिड और उसके साथ में उसका सोल्ट ले लूँ या कॉन्जुगेट बेस ले लूँ, वहां से बफर बन सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है मेरे पास, एक रिएक्शन के थ्रू, मान लो वीक एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करा दी और फिर उससे सोल्ट बन जाएगा, तो एक सोल्ट प्रेजेंट हो जाए, कुछ वीक बेस प्रेजेंट हो जाए, तो बेसिक बफर बन जाएगा। ऐसे वीक एसिड हो उसका सोल्ट बन जाए तो एसिडिक बफर हो जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। और बाकी तो बफर के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि बफर की पीएच में चेंज जनरली कम होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएं तो उसकी पीएच में चेंज होने का वो रजिस्ट करता है। ये सब बफर की डेफिनेशन दी जाती है बेसिक, है ना। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड दिख रहा है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मेरे पास क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो सोल्ट और वाटर बनेगा। चलिए, तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इसकी बराबरी होगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू में एन फैक्टर, और एन फैक्टर हमें पता है इसका 1 ही होगा। तो इसके मोलरिटी इनटू इसके वॉल्यूम से मैं क्या निकाल लूंगा, मोल, तो इसके 10 मिली मोल आ जाएंगे। सिमिलरली इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 100, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, 10 से 10 हो गया। तो 10 मिली मोल है। जब बराबर बराबर रहता है तो रिएक्शन में कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, और कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो जाती है तो रिएक्टेंट कोई भी पार्टिकल बचता नहीं है, नहीं बचता तो सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट बन गया मतलब सारा का सारा सोल्ट बन गया, तो वीक एसिड तो रहा ही नहीं, इसका मतलब बफर बनेगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो मेरे पास बफर नहीं बनेगा। उसने पूछा कौन सा बफर नहीं बनाएगा, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कि अपने पास एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अगर अपने पास वीक एसिड
और साथ में उसका सोल्ट बचा हुआ है, दैट मीन्स वो बफर बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो इन सब में बफर बनेगा, ठीक है, उसमें नहीं बनेगा। तो ये सिंपल आंसर हो गया। 31 की तरफ चलते हैं। 31 अपने पास वो आयनिक का नहीं है, 32 ये आयनिक का क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा करते हैं, आयनिक में भी पढ़ते हैं, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत आसान है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट करेक्ट, किसके लिए करेक्ट नहीं है। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या एक्चुअल में, वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहली बात तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वैलिड होता है। तो मैंने क्या ले लिया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेट अस सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसमें CH3COH है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो, है ना, वीक एसिड होता है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब इसको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं अपन, तो ये क्या करेगा अपने कंजुगेट बेस दैट इज CH3CO- और H3O+ में कन्वर्ट होगा, तभी तो इसको एसिड कहेंगे अपन। वीक है लेकिन एसिड तो है। अब ये रिवर्सिबल का साइन मैंने यहाँ पे लगाया, मतलब ये बता रहा आपको कि ये वीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। मान लो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में C है, तो C में से फिर स्टार्टिंग में तो ये सब होंगे नहीं, कार्ब CH3CO- और H+। विद द टाइम क्या होगा मेरे पास, सी में से सी अल्फा ब्रेक होगा, तो अपने पास ये भी CH3CO-, ये भी सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा। अब ये जो एसिड है, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरीके का होता है, वो क्या लिखूंगा मैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टर की कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर में लिखते हैं। तो सिंपली क्या लिखूंगा मैं, CH3CO- की कंसंट्रेशन इंटू H+ की कंसंट्रेशन, या H3O+ भी बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों, डिवाइड बाय CH3COH। अब CH3COH को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो, लेकिन यही ठीक है अपने पास। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू रख देते हैं, तो CH3CO- है सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, डिवाइड बाई यहाँ से C इंटू 1 - अल्फा। एक कंसंट्रेशन की वैल्यू कट जाएगी, एक इससे अपन अब देखेंगे, एक C से एक C कट गया, क्या आ गया मेरे पास, C α² / 1 - अल्फा। अब जनरल केस जो रहते हैं उनमें अल्फा की वैल्यू काफ़ी छोटी अगर रहती है तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अल्फा इक्वल टू K/C √ ऐसे आ जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले वगैरह भी दे रखे हैं, तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। इट इज ओनली अप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल मैंने आपको कहा, सही बात है, उसने इनकरेक्ट ढूंढने को बोला है, ये ध्यान रखिएगा ना, उसने इनकरेक्ट ढूंढने को बोला है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होती है एट द इक्विलिब्रियम वेयर द डिसोसिएशन कांस्टेंट K कैन बी रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक ही बात है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ C। तो K इक्वल टू C α² / 1 - अल्फा, अभी बताया था आपको, वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसने रोंग पूछा है। अब दूसरे पे आ जाइए, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे पानी की मात्रा डाइल्यूट सॉल्यूशन ज़्यादा होता है उसी में ये जनरली वैलिड होता है, ये भी ठीक है। वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज़ वेरी लो, कम कंसंट्रेशन रहती है तभी ये वैलिड है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखो, इट इज़ एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, ये गलत बात है, स्ट्रॉन्ग पर एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ वीक पे होता है। एट एक्सट्रीम डाइल्यूशन इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द डाइल्यूशन प्रोसेस, ये गलत हो गया, टेम्परेचर चाहे कांस्टेंट रखो लेकिन स्ट्रॉन्ग पे ये वैलिड नहीं होगा। डी क्या कह रहा है अपने को, डी कह रहा है अपने को द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मस्ट बिहेव आइडियली, हाँ ये भी ठीक बात है, आइडियली बिहेव होना चाहिए, विच मीन्स दैट द इंटरेक्शन बिटवीन द सोलवेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल शुड बी नेग्लिजिबल, हाँ इंटरेक्शन हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल करके चलते हैं, इंटरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करते, तो ये भी ठीक है। तो मतलब रॉन्ग आंसर हो गया मेरे पास 32 का C, ठीक है। आगे चलते हैं, ये PDF में एक बार बना दो पूरा सॉल्यूशन, फिर मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आया हुआ है, देखिएगा 33, व्हाट हैपन टू द आयोनिक प्रोडक्ट KW। अच्छा मैं पहले ये हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा सा, पहले मैंने सोल्व करा था तो इसके लिए लिख दिया था कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं सही लिखा हुआ था, एक बार हटा देता हूँ ताकि मैं बना के आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको अच्छे से समझ आए। ओके जी, चलिए क्या दे रखा है आपको, what happened to the ionic product KW of water when it is added with 1 ml of 0.1 normal HCl। HCl है तो n फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर होगी, तो 1 ml इंटू 0.1 करूँगा तो 0.1 मिलीमोल आ जाएंगे, फॉलोड बाई 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल LaOH, मतलब पहले हमने 0.1 मिलीमोल HCl डाल दिया उसमें, फिर 0.1 मिलीमोल NaOH डाल दिया वाटर के अंदर। तो कह रहे क्या होगा इसके KW पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट जो है वाटर का उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो हम लोग वाटर को कैसा मान के चलते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये खुद से ही H2O+ जो है वो H2O+, H+ और OH- में डिसोसिएट हो रहा है।
अब हम लोग यहाँ पे के डब्ल्यू क्या होता है, एक्चुअल में के डब्ल्यू होता है मेरे पास H प्लस की कंसनट्रेशन इंटू ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों बराबर होती हैं, और उसको अपन बोलते हैं कि H प्लस भी 10⁻⁻7 होता है और ओ एच माइनस भी 10⁻⁻7 होता है, टोटल 10⁻⁻14 होता है। उसी के हिसाब से पी के डब्ल्यू 10⁻⁻14 होता है। और फिर पी के डब्ल्यू का आधा वाला पॉइंट मतलब 7 हम लोग न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन के डब्ल्यू क्या है, एक तरह का आयनिक प्रोडक्ट, या मतलब इसको क्या बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, ठीक है। टेम्परेचर के अलावा उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या जो यहाँ पे वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। तो अगर मैं HCl और NaOH मिलाऊंगा तो क्या होगा, पहले HCl पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में, फिर NaOH आएगा तो दोनों न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देंगे। तो KW पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आयनिक प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। ये है अपने पास, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, तो बाकी तो ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछे गए, दो क्वेश्चन 34 क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंडिकेट एन एसिडिक pH ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो भी अपने पास KW होता है, KW से अपन PKW निकालते हैं, KW से क्या निकालते हैं, PKW। अब एसिडिक वाला बताना है मेरे को, तो एसिडिक के लिए क्या करना है, देखो एसिडिक के लिए तो क्या होगा, जितना ज़्यादा H प्लस उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ तो आपको कुछ देखने ही नहीं ज़रूरत नहीं थी, सिंपल क्या देखो H प्लस कहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो बाकी सब में 7, पहले में देखो 7.3 इंटू 10⁻⁻7, दूसरे में 7.4 इंटू 10⁻⁻7, तीसरे में देखोगे 7.5 इंटू 10⁻⁻7, और चौथे में 7 इंटू 10⁻⁻7। तो मैक्सिमम वैल्यू H प्लस की कहाँ है, यहीं पे है। अगर यही एसिडिक नहीं हुआ तो बाकी क्या घंटा हो जाएंगे। इसका मतलब क्लियर कट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि पहले आप KW से PKW निकालेंगे, उसका आधा करेंगे, और इसमें PKW से वैल्यू कम आएगी pH की, वो एसिडिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, वैसे भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी अपने पास पूछा गया है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 20 ml ऑफ 1 मोलर HCl टू 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड दिया आपके पास में, और साथ में क्या दिया, एंड 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट। तो एक मिक्सचर है जिसमें एसिटिक एसिड है, उसके साथ में सोडियम एसिटेट भी है। और दूसरा जो मिक्सर है उसमें क्या लिया हमने, मतलब दूसरी जो चीज़ है वो HCl है, और दोनों को हम लोग मिला रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। तो अपने पास क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सिंपल देखो, अगर मेरे पास एक जगह है एसिटिक एसिड और उसका सोडियम एसिटेट, मतलब उसका सोल्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर बनाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एसिडिक बफर है, उसके साथ में मैं क्या डाल रहा हूँ, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब एसिड डाल रहा हूँ। तो उससे होगा क्या अपने पास, उससे होगा कि pH में चेंज होने का रजिस्ट करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो चेंजमेंट आएगा। कितना आएगा वो अपने को मेजर करना है, तो वही अपने को बताना है कि pH कितना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए बेसिक सा फंडा है, समझाता हूँ आपको क्या होता है। ये तो वाटर वाले का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है आपको यहाँ पे। हाँ, ये चलता है, देखो हमारे पास एक एक कंटेनर है जिसमें एसिटिक एसिड है, और साथ में उसके CH3CO माइनस Na प्लस है, मतलब सोडियम एसिटेट है, और Ka की वैल्यू अपने को दे रखी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि HCl है। अब HCl के मिलीमोल निकालूंगा तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से मिलीमोल आ जाएंगे इसके HCl के, तो 20 मिलीमोल है HCl के, ठीक है। मोलरिटी 1 मोलर थी और जो वॉल्यूम है वो 20 ml था, तो 20 मिलीमोल आ गए इसके। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरे सॉल्यूशन में सोडियम एसिटेट है और एसिटिक एसिड है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जब मैं HCl मिलाऊंगा तो सोडियम एसिटेट ही तो रिएक्ट करेगा HCl के साथ में, क्योंकि सोडियम एसिटेट क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, तो बेस और एसिड ही रिएक्ट करते हैं। एसिटिक एसिड तो HCl के साथ में रिएक्ट करेगा नहीं। तो जो रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ये ध्यान से समझो आप क्या है, सोडियम एसिटेट HCl के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो सोडियम एसिटेट 100 मिलीमोल है, ये 20 है, तो हमें पता है HCl यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलती है, तो कुछ टाइम बाद HCl तो खत्म हो जाएगा, और 20 में से 20 खत्म हो गया तो 0 बचा, और जो सोडियम एसिटेट है वो 100 में से 20 गया तो 80 बचा। ऐसे ही एसिटिक एसिड पहले से ही मेरे पास 100 मिलीमोल प्रेजेंट था, तो 100 में अगर 20 और बन गया तो टोटल 120 हो गया।
अब पीएच का फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपन एसिडिक बफर के लिए, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लोग सोल्ट बाई एसिड। तो फॉर्मूला लगा दो पीएच इक्वल टू पी के प्लस लोग सोल्ट बाई एसिड, मतलब वीक एसिड। ठीक है। अच्छा, पीएच पी के कितना आएगा, तो पी के आपका काम है छोटा सा करना, ऊपर के का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, वहां से पी के निकालोगे तो 5 माइनस लोग 1.75, क्वेश्चन में लोग 1.75 की वैल्यू गिवन थी, और लोग सोल्ट की वैल्यू अपने पास 80 है, और वीक एसिड की कितनी है 120, तो 80/120 लोग 2/3। अब ये जो दोनों वैल्यू है आपको यहाँ पे कोई कष्ट नहीं करना, ये जो दोनों वैल्यू है ये क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में गिवन है, तो वहां से मैंने ये डाटा पुट करा, डाटा पुट करने के बाद क्लियर कट आंसर 4.58 आ जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 क्या कह रहा है मेरे को, ए बेसिक बफर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। कह रहा बेसिक बफर कैसे बन सकता है, तो बहुत अच्छे से समझाया था। एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड के साथ में उसका सोल्ट या कॉन्जुगेट बेस, और बेसिक बफर कैसे बनता है, वीक बेस के साथ में उसका सोल्ट या फिर कॉन्जुगेट एसिड। तो सिंपल सिंपल आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन थे, इसके बाद तो थोड़े से अलग टाइट्रेशन वगैरह के क्वेश्चन है, तो वो थोड़े अलग है, उसको भी आयनिक में मान सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा एनालिटिकल में अपन करेंगे। ठीक है, आई थिंक इससे, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है एक क्वेश्चन हो रहा है। तो कंसिडर एन एसिड बेस इंडिकेटर दे रखा है आपको HIN एज ए वीक एसिड विच एग्जिबिट रेड कलर इन नॉन आयनाइज्ड फॉर्म एंड ब्लू कलर इन आयनाइज्ड फॉर्म। अच्छा, HIN जो है इसमें रेड कलर दिखा रहा है, इसमें ब्लू कलर दिखा रहा है आयनाइज्ड फॉर्म में। व्हाट इज द जनरल ट्रांजिशन रेंज इन टर्म्स ऑफ पीएच यूनिट बिटवीन द कलर ऑफ एन इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमें पता है कि ये भी एक क्या है, वीक एसिड है, और इसके साथ में ये इसका क्या है, IN माइनस क्या होता है, ये अगर ये क्या है वीक एसिड है, तो IN माइनस क्या है इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस। तो वीक एसिड और अगर कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है तो ये बफर की तरह काम करेंगे, और फॉर्मूला भी बफर की टाइप में ही आता है। तो पीएच इक्वल टू पी के IN प्लस लोग कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वीक एसिड की, तो वैसे ही आपको दे रखा है पीएच का फॉर्मूला। प्रोवाइडेड दैट योर आईज डिस डिस क्या लिखा है, डिस्कर्न वन कलर ओनली। अच्छा, तुम्हारा जो आंखें हैं वो सिर्फ एक ही कलर को प्रभावी रूप से देख पाएँ, उसके लिए क्या हमारे पास होता है कि जो जैसे IN माइनस की कंसंट्रेशन जो अगर 10 टाइम्स ज़्यादा है, इसी को हम बफर कैपेसिटी बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या बोला जाता है, बफर कैपेसिटी। क्या चीज़ है, बफर कैपेसिटी। हम लोग कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ जैसे वीक एसिड है, तो कॉन्जुगेट बेस अगर उसका 10 टाइम्स है, अगर कॉन्जुगेट बेस 10 टाइम्स है, तो इसमें क्या होगा मेरे पास IN माइनस वाला जो है वो चीज़ डोमिनेट करने लग जाएगी, मतलब वो सॉल्यूशन ब्लू दिखने लग जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर HIN ज़्यादा है, मतलब 10 टाइम्स से ज़्यादा है, तो रेड कलर डोमिनेट करने लग जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो वो समझा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार 10 टाइम्स कम करते हैं, एक बार 10 टाइम्स उसको ज़्यादा कर देते हैं, मतलब एक बार 10 टाइम्स कर देते हैं IN माइनस को ज़्यादा, एक बार HIN को ज़्यादा। तो जो बफर कैपेसिटी होती है PKIN -1 से लेके PKIN +1 तक होती है। तो -1 से +1 मतलब टोटल रेंज में कितनी चीज़ आई, मैं अगर कह दूं कि एक जीरो रखा है, -1 से लेके -1 टू 1, तो -1 टू 1 में क्या है अपने पास, -1 से 0, 0 से 1, तो रेंज में कितना है, दो दो डिजिट आए ना, दो नंबर। एक तो देखो -1 से 0 तक जाओगे तो यहाँ पे एक का डिफरेंस आ गया, सिमिलर 0 से 1 में जाओगे एक का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो जो रेंज है वो क्या बन रही है मेरे पास, 2 की रेंज बन रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो आई होप, मुझे लगता है आपको ये भी समझ आया होगा। फिर आगे थोड़े से अलग क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन आ गए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के। एक 40 ये हो गया, एक 40 के बाद में इधर नहीं है, ये 36 2, 35 3, 34 4, और 33 5, 5 हो गए। 5 के बाद में 36 6 6 6, 30 के बाद में इधर 18 के आसपास भी तो था, और नहीं ये तो सॉरी सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 ही क्वेश्चन आए नहीं इक्विलिब्रियम को, तो साथ में मैंने सॉलिड स्टेट के भी डिस्कस कर दिए। तो फिर से थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ अपने आप को। आयोनिक के कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है आउट ऑफ 120। वेटेज कितना हुआ, एक ये कट गया, 2 बार 5, मतलब 5% वेटेज है। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का, आयनिक का वेटेज कितना हुआ अपने पास, 5%, बहुत होता है 5%। और वो थोड़े से मैंने सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, अब सॉलिड स्टेट के भी देख लेते हैं, चलो साथ में कर दिए तो फ्लो में हो गया। सॉलिड स्टेट की कितना है अपने पास, 18 नंबर क्वेश्चन एक, 19 2, 23
21 चार, चार क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन और चारों इजी पीजी है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। और सॉलिड स्टेट का वेटेज कितना हुआ, सॉलिड स्टेट 4/120 इंटू 100, तो एक ज़ीरो काट दिया आपने, ये 3 बार कट गया, तो 10/3, तो 3.33%, बहुत होता है ये भी है ना। तो काफ़ी वेटेज है दोनों चैप्टर का, तो दोनों मैंने निपटा दिए। पहले तो सोचा था सिर्फ आयनिक के करूँगा, फ्लो फ्लो में मैंने सॉलिड स्टेट वाले भी कर दिए। 2025 के जो जियो केमिस्ट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और अपने सजेशन ज़रूर देखे जाएं कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी आपको फील आती है कि भाई ये चीज़ ऐसे थोड़ी सी होनी चाहिए, ये वाली चीज़ पे और आप कीजिए, थोड़ा बताएंगे आप, तब तो मैं शायद कर पाऊँगा ना, ठीक है। तो बाकी जैसा भी आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर वगैरह कर सकते हैं, एज योर विश, क्योंकि जितना आप जो कुछ करेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।